मार्जिनल का नेक्स्ट टॉपिक प्राइसिंग। अभी प्राइसिंग बेसिकली जो सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करना है प्रोडक्ट के लिए, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे अलग अलग वेज है प्राइसिंग फिक्स करने के। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के फीचर के हिसाब से, कंपनी के वर्किंग के हिसाब से, कंपटीशन देखते हुए, मार्केट सिचुएशन देखते हुए, कौन से एरिया में लोग वर्क कर रहे हैं वो देखते हुए, मल्टीपल फैक्टर्स ऑब्जर्व करके वो लोग एक प्राइसिंग फिक्स करते हैं। तो ब्रॉडली कौन कौन से प्राइसिंग के टाइप्स है पहले अपन वो समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग के टाइप में सो नाम ही है उसका कॉस्ट प्लस। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये अपना आएगा प्राइसिंग। तो अपने आसपास के जो मेजर प्रोडक्ट्स है ना, वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। एमआरपी वो क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो एक अपना एक ऑन एन एवरेज कॉस्ट एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास चलते रहता है, प्रॉफिट भी अपन एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो अपना एक एमआरपी है, कस्टमर आएगा बार्गेनिंग करेगा, बोलेगा एमआरपी पे बिकेगा। ठीक है, तो मेजोरिटी प्रोडक्ट जो अपने आसपास है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में कवर होते हैं। तो अगर अपने को कुछ नहीं बोला तो अपन ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्लाई करेंगे। कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट कवर कर। रिलेवेंट कॉस्टिंग ये टेम्पररी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर तुम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट अगर रिकवर करते रहोगे, तुम लोग को बहुत जल्दी अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्योंकि तुम लोग को लॉन्ग रन में सर्वाइवल के लिए अपना वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दोनों कस्टमर से ही रिकवर करना है, अपना प्रॉफिट भी रिकवर करना है। प्रॉफिट के बिना बिजनेस कैसे चलाओगे? चलो कॉस्ट रिकवर हो गया, प्रॉफिट रिकवर नहीं हुआ, तो खुद का सर्वाइवल कैसे करोगे? बिजनेस सर्वाइव करेगा, तुम लोग ऑनर कैसे सर्वाइव करोगे? तुम लोग को बिजनेस से रिटर्न चाहिए ना, पैसा डाला तो रिटर्न भी मांगोगे। तो ये टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये कंपलसरी है लॉन्ग रन के। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्राइसिंग चलता है। नेक्स्ट आएगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग। ऐसे दो एग्जैक्टली ऑपोजिट प्राइसिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग। जियो बेस्ट एग्जांपल है पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। जब ये मार्केट में एंटर हुआ, पहले ऑलमोस्ट 1.25 साल 1.5 साल फ्री में दिया, 1 रुपया पैसा चार्ज नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने जब ये प्राइसिंग चार्ज करना स्टार्ट किया, तो इतना कम प्राइसिंग रखा कि ऑटोमेटिकली जो बाकी के दो कंपनीज थे, एयरटेल वोडाफोन, वो लोग इतने हिल गए कि लोग कोर्ट तक चले गए कि ये इतना कम प्राइस कैसे चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि वो लोग का पॉलिसी है, वो लोग चार्ज कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप खुद भी चार्ज करना स्टार्ट करो, वरना आप देखो कंपटीशन में कैसे ठीक हो गए। तो ये लोग ने कंपल्सरीली प्राइसिंग कम करना चार्ज किया। ठीक है, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एग्जांपल था। तो बहुत सारी कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से निकालने के लिए मार्केट को पेनिट्रेट करती और उस पर कम प्राइसिंग पे चार्ज करते। छोटे प्लेयर कम प्राइसिंग पे ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते, तो ऑटोमेटिकली छोटे प्लेयर मार्केट से आउट होते हैं, कंपटीशन कम हो गया है, बाद में रेगुलर प्राइसिंग चार्ज करना स्टार्ट कर। इसीलिए बहुत सारी जगह पे इवन लोकल बिजनेसेस भी ये अप्लाई करते हैं। कोई वड़ा पाव का नया गाड़ी लगा रहा है, तो बोलेगा कि पहले 2 दिन के 3 दिन के लिए 2 रुपए में वड़ा पाव, 3 रुपए में वड़ा पाव। क्राउड आएगा, वो लोग टेस्ट करेंगे, वो लोग को समझ में आएगा कि टेस्ट अच्छा है बुरा है। ठीक है, तो वो लोग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बनेगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ अपने को मार्केट को पेनिट्रेट करना है, लोगों को अपने तक लेके आना। एक बार वो आ गए, उनको टेस्ट अच्छा लगा, तो मन में रेगुलर प्राइस भी देने को तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग एग्जैक्टली अपोजिट है, हम लोग इनिशियली ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी मोबाइल का नया वर्जन लॉन्च हुआ, तो इनिशियली लोग प्राइस ज्यादा रखते हैं। जैसे आईफोन अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, आई थिंक 16, 15 या 16 है ना कुछ, 16। ठीक है, तो अभी 16 आई थिंक रिसेंटली थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ। तो उससे पहले 15 का प्राइस 1,10,000 1,20,000 तक था।
जैसे ही 16 लॉन्च किया, 15 का प्राइस उन्होंने कम किया, 14 का और कम किया, 13 का और कम हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये 13 लॉन्च हुआ था वो भी 1.25 लाख पे लॉन्च हुआ था, और अभी जब ये 16 लॉन्च हुआ तभी उसको कम करके वो लोग 45,000 के रेंज में वो लोग लेके आए। इतना बड़ा प्राइस फॉल कैसे पॉसिबल है? प्राइस कम करके 5-10 हज़ार रुपया कम होगा, लेकिन इतना बड़ा फॉल, ठीक है। तो ये स्कीमिंग प्राइसिंग का एग्जाम्पल है। जब ये लोग नया मोबाइल का वर्जन लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी नया है और लोग टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार है, कंपनी को ये पता है, ठीक है। तो कंपनी सीधा वो टाइम पे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, बोलते कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट फीचर है, ये प्राइस पे करो। एक बार ये फीचर पूरा ना हो गया, बाद में तुम लोग को ये मोबाइल कम भाव में मिलेगा, 40-50 हज़ार रुपया तुम लोग का सेव होगा, लेकिन उसके लिए 1.5-2 साल वेट करो, जब तक नया वर्जन नहीं आएगा तब तक यही प्राइस रहेगा। आ समझ में? तो ये होता है स्कीमिंग प्राइसिंग में, हम लोग ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट के टाइप के ऊपर भी प्राइसिंग फिक्स होता है। अभी अगर देखो, जैसे मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ठीक है। तो ये कंपनीज का प्राइसिंग, वो लोग का जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ही कम से कम 30 लाख रुपए वगैरह से स्टार्ट होगा। सबसे सस्ता जो कार रहेगा मर्सिडीज का, वो भी 30 लाख प्लस ही रहेगा, उससे कम वाला वो लोग कार बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग का जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो रिच क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास वो लोग के सेगमेंट में आते ही नहीं है, वो रिच क्लास के लिए। तो लोग अगर पहला एकदम बेसिक मॉडल भी निकाला तो लोग एकदम वो प्रीमियम में निकालते हैं, और उसका जो कॉस्टिंग जाता है वो 40-50 लाख रुपया यू निकल जाता है, ठीक है। ये प्रीमियम प्राइसिंग में काउंट होता है। तो प्रीमियम प्राइसिंग, उसको मार्केट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। वो लोग अगर सस्ते में कार बेचना स्टार्ट करेंगे तो रिच क्लास ये प्रोडक्ट से बाहर हो जाए। पैसे वाले लोग मर्सिडीज क्यों लेते हैं? उसके फीचर्स के अलावा मेन पॉइंट ये है कि ये कार गरीबों के पास या मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं है। तभी हम लोग अगर क्राउड में निकले तो हम लोग अलग दिखाई देंगे कि हम लोग पैसे वाले लोग, तो वो दिखाने के लिए वो लोग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेते। पॉइंट आया समझ में? तो ऑब्वियसली फीचर्स भी है, ऐसा नहीं कि फीचर्स नहीं दे रहा है कंपनी तभी इतना प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन वो लोग का कस्टमर क्लास का फीचर ही वो है कि वो लोग कम प्राइस में बेच ही नहीं सकते। वरना वो जो पैसे वाला क्लास है वो लोग अपने आप को बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट बता ही नहीं पाए, तो वो लोग ये कार को छोड़ के कोई और कंपनी में चले जाएंगे जो सिर्फ प्रीमियम कार ही बनाता है, ठीक है। तो वो प्रीमियम प्राइसिंग में आता है। एक आता है लोवेस्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो ये एकदम बोलते हैं ना कि लो इनकम वाले कस्टमर्स के लिए, तो वो लोग कभी प्राइस बढ़ाते ही नहीं है। वो लोग का टारगेट ये है कि बोलते हैं ना कि 8 आना भी भाव भाव कम किया ना तो भी बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाएंगे, और अगर 8 आना बढ़ा भी दिया डायरेक्टली हमारे कस्टमर कहीं और भाग जाए। तो लोग एकदम कम से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो लोग का टारगेट ऑडियंस जो है वो पुअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, तो वो लोग का प्राइसिंग भी वो हिसाब से रहेगा। लेकिन वो ऑब्वियसली अपन यहाँ पे लिख नहीं रहे क्योंकि अपने को सम में वो सब इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अपने को तो सम में जितना रिक्वायर्ड उतना अपन यहाँ पे लिख रहे, ठीक है। उसके बाद में एक आता है गोइंग रेट प्राइसिंग। अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो लोग का बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, जैसे कॉमोडिटीज मार्केट वगैरह। तो गोल्ड ये एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है जिसका एक गोल्ड मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे। अब ऑब्वियसली जो ज्वेलर्स है वो लोग अगर बोले कि मेरा कॉस्ट इतना है, मेरा प्रॉफिट इतना मुझे चाहिए तो मैं इतने में बेचूंगा, तो वो नहीं चलेगा। वो लोग का जो गोइंग रेट भी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर सपोज 85 रुपीज गोल्ड का रेट चल रहा है, तो लोग को 85 के आसपास है, जीएसटी ऐड करो, मेकिंग चार्जेस प्लस माइनस करो, वो सब तुम लोग को अलाउड है। लेकिन गोल्ड का जो भाव है वो 85,000 ही तुम लोग को चार्ज करना पड़े 24 कैरेट के हिसाब से, ठीक है। अभी अगर सपोज ज्वेलर ने आज कुछ गोल्ड खरीदा, खुद खरीदा, ऑब्वियसली उसको कम भाव में आएगा क्योंकि वो सेलिंग प्राइस 84 है, 85 है। तो सपोज उसका परचेस प्राइस 80,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे 80,000 में गोल्ड खरीदा, और सडनली बजट आया है, पूरा टर्न आउट हुआ, इकोनॉमी सडनली एक्सपेक्ट करे कि अभी इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा कुछ हो गया, और उसमें सपोज गोल्ड के भाव नीचे आ गए या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हो गए, ठीक है। जो सप्लायर है गोल्ड के बड़े सप्लायर्स है दुबई वगैरह,
वो लोग ने सडनली गोल्ड के भाव को कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इंडिया में कमोडिटीज मार्केट में भी गोल्ड का रेट कम हो जाएगा। तो वो भाव गिर के सपोज 75 पे आ गए, और ज्वेलर ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो 80 पे खरीदा था, अभी 75 में बेचूंगा तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। अब उसने जो भी भाव में खरीदा वो उसका प्रॉब्लम है, मार्केट गोइंग रेट है, उसको 75 तो 75 पे बेचना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी कमोडिटीज मार्केट में प्रोडक्ट है ना, वो सब गोइंग रेट पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर का अवेयरनेस रहता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। आप समझ में? तो ऑयल वगैरह में भी ऐसे ही होता है। ये बहुत सारे जो ये किराना स्टोर वगैरह है, वो लोग ऑयल का पूरा स्टॉक खरीद के रखते हैं एक साथ, और सडनली अगर कमोडिटीज मार्केट में ऑयल का भाव गिरा तो ये लोग लॉस पे जाते। कोविड के टाइम पे अपोजिट हुआ था, सब किराना स्टोर जो लोग ने मीन्स ये एकदम बोलते हैं ना कि इतना शॉर्ट टर्म में हुआ ना कि किसी को बिजनेस प्लान करने का मौका नहीं मिला कोविड के टाइम पे। तो कुछ लोग लकी थे कि जो लोगों ने वो तेल वगैरह का स्टॉक भरा, और उसके तुरंत बाद कोविड डिक्लेयर हो गए, लॉकडाउन लग गया, तो उन्होंने डायरेक्टली उसका भाव डबल में बेचा, डबल ट्रिपल में। और कुछ लोग अनलकी थे, वो लोग वैसे स्टॉक ऑलवेज रखते, लेकिन कोविड वो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले उनका स्टॉक लेवल बहुत कम हुआ था, नया ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, बोला कि अभी अगले हफ्ते प्लेस करते हैं, तब तक तो कोविड का लॉकडाउन लग गया, स्टॉक नहीं था, कस्टमर आ रहे लेकिन बेच नहीं पा रहे, तो वो लोग बेचारे अनलकी रह गए। ठीक है, तो सभी का अलग फैक्टर वैसे। तो पॉइंट ये है कि ये गोइंग रेट प्राइसिंग है। गोइंग रेट प्राइसिंग बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है, जो कमोडिटीज मार्केट में है वो तो है ही, उसके अलावा जो होलसेल मार्केट है ना, वो भी गोइंग रेट पे चलता है। अभी अगर सपोज तो अगर बॉम्बे में अब्दुल रहमान स्ट्रीट जो है वहां पे अगर चले गए, ठीक है, तो वहां पे पूरा स्टेशनरी का मार्केट है। तो अगर तुम लोग वहां पे गए हो तो उन्होंने सपोज फॉर एग्जांपल ये अपना तुम लोग का जो बुक्स है, ठीक है, A4 साइज का बुक अगर लेने को गए, तो ना 10 दुकान घूमो, तुम लोग को सब सेम ही भाव बताएंगे। हाँ, जो रिटेल में डील करते हैं ना, वो लोग भाव को मैनिपुलेट करेंगे, लेकिन जो होलसेलर्स है ना, बोलेंगे कि कितना भी क्वांटिटी खरीदो यही भाव रहेगा। हाँ, अगर एकदम बल्क में क्वांटिटी खरीदा जो अपने लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो लोग एकदम होलसेल का भाव चार्ज करेंगे। बाकी जो गोइंग रेट प्राइस है वही रहेगा, होलसेलर्स अपना भाव को गिराते नहीं। ठीक है, तो ये हो गया गोइंग रेट प्राइस। एक आएगा जिसे बोलेंगे बीड प्राइसिंग। ठीक है, बीड प्राइसिंग, और इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, न्यू मार्केट एंट्री, एक्सपोर्ट मार्केट, मिनिमम प्राइसिंग। सब में ना ऐसे अलग अलग टर्म्स यूज हुआ रहेगा। ये दोनों को हिंट देगा कि दोनों को प्राइसिंग क्या रखना है। वो तो बोलेगा कि गवर्नमेंट को बीड देना है, बीड यानी कि सील बिल्ड जो अपन बोलते हैं, कि सील एनवेलप में वो अपन कोटेशन डालते हैं और गवर्नमेंट को जाके सबमिट करते हैं। ऑफिसर को भी पता नहीं रहता कि उसपे क्या प्राइस अपन डाला है। वो लोग का मीटिंग होता है कमेटी का, वो कमेटी के मीटिंग में लोग वो सेल को ओपन करेंगे, तभी कोटेशन बाहर आएगा, तभी प्राइस कंपेयर करेंगे, और जो कमेटी है वो बेस्ट प्राइसिंग वाले को टेंडर दे देगी, तो उसको टेंडर प्राइसिंग करके भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर सपोज इवन 1,000 रुपए का भी डिफरेंस रहेगा अपने प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव के प्राइसिंग में, तो अपना ऑर्डर जा सकता है। तो अपने को एकदम प्रीसाइज देना पड़ेगा कि जो मिनिमम पॉसिबल प्राइस है उतना ही चार्ज कर, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? जहाँ पे बीड देना है, टेंडर है, वहां पे तो ये एप्लीकेबल है ही। उसके अलावा अगर तुमने को बोला कि दे आर एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, जहाँ पे पहले तो बिजनेस ही कर रहे थे, अभी वो लोग एंटर हो रहे हैं, तो न्यू मार्केट, या तो लोग एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर हो रहे हैं, वो भी नया ही मार्केट है, और एक्सपोर्ट में तो कंपटीशन और ज्यादा है, वहां पे तो ग्लोबल प्लेयर्स कॉम्पीट करें, यहाँ पे लोकल प्लेयर्स कॉम्पीट कर रहे हैं, वहां पे तो ग्लोबल प्लेयर्स रहेंगे। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग करके भी टर्म यूज करेंगे, तो समझ जाने का कि तुम लोग को मिनिमम प्राइस वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। एंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस प्राइसिंग विल बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर कुछ बोला तो इफ एनी। ठीक है, बाकी जस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करने का।
तो अगर तुम लोग को बोला कि गवर्नमेंट को बिड देना है, कोट द मिनिमम प्राइस, कुछ बोला नहीं, कैसे फाइंड करें मिनिमम प्राइस? तो उसे वेरिएबल कॉस्ट ले लो, फिक्स कॉस्ट मत लो, ठीक है? प्रॉफिट भी मत लो, प्रॉफिट बोला रहेगा तो लेने का, नहीं बोला तो छोड़ दो, बाकी से वेरिएबल कॉस्ट ले लो, ठीक है? अब तुमने बोला कि सर वेरिएबल कॉस्ट में अगर बेचा तो बिजनेस करके फायदा क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, वो कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट आएगा प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ही वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन जीरो, फिक्स कॉस्ट रिकवर किया नहीं है, ठीक है? तो ये कैसे प्रॉफिट आएगा ही नहीं, लॉस भी आ सकता है, तो ये कैसे सेल करें? तो यहाँ पे मेन पर्पज ये है कि अपने को सिर्फ एंट्री चाहिए, और एंट्री में अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला तो भी चलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर। फिक्स कॉस्ट का एजम्पशन ये रहेगा कि अपना ये होल बिजनेस ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अपने बाकी भी लोग बाकी जगह पे भी अपन सेल कर रहे हैं और वहां से अपन फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाले ऑर्डर से अपने को फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करना, बाकी जनरल केस पे अपने को फिक्स कॉस्ट भी पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस ही है, वो रिकवर करना ही पड़ता है। लेकिन अपना एजम्पशन ये रहेगा कि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम अदर बिजनेस, तो यहाँ पे अपने को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना है, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। सो ये बिड प्राइसिंग आएगा, और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, न्यू मार्केट एंट्री, एक्सपोर्ट प्राइसिंग, मिनिमम प्राइसिंग, टेंडर प्राइसिंग, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? जहां पे भी कंपटीशन दिखा ना, वहां पे दोनों को ये अप्लाई करना है। और वो लोग एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, कोट द मिनिमम प्राइस, समझ जाने का कि ये वाला केस मिनिमम प्राइस बोला तो कंपटीशन, वरना मिनिमम प्राइस क्यों चार्ज करे? कंपटीशन नहीं रहेगा तो अच्छा खासा प्राइस चार्ज करो। पता चला? ठीक है। तो ये अलग प्राइसिंग के टर्म्स हुए। इसके ऊपर एक थियरी क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, व्हाट आर द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल विद द कंपनी। तो दोनों को ये सबको एक्सप्लेन करने का वैसा भी एक यहाँ पे क्वेश्चन थियोरेटिकल आता है एग्जाम में, काफी फ्रिक्वेंटली आता है वो भी, ठीक है? तो इसमें तो लोग अपने मॉड्यूल में देखोगे ना, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में उन्होंने इसके अलावा और बहुत सारे दिए, जैसे मैंने बताया कि प्रीमियम प्राइसिंग या फिर बेस प्राइस वगैरह, तो वो सभी प्राइसिंग के टर्म्स है, ठीक है? लेकिन मेन जो अपने को सब में रिलेवेंट है वो है ये 1 और 5, ये दो अपने को रिलेवेंट है। बाकी का ये सब बार बार ये एमसीक्यू वगैरह में आते रहता है, इसके मैंने कवर किया है। बाकी ये ज्यादा सब में यूज नहीं होगा, सब में सिर्फ ये दो यूज, फर्स्ट एंड फिफ्थ। क्लियर? चलो तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। कंपटीशन के बारे में नहीं बताया तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग फॉलो करो, और कंपटीशन कहीं पे भी हिंट दिया तो फिर वेरिएबल कॉस्ट, मिनिमम प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 23। Organization manufactures a product, the particulars of which are detailed below. Annual production 20,000 unit, cost per annum. Material 50,000, other variable cost 60,000, fixed cost 40, total cost 150. Apportioned investment 1,50,000. Determine the unit selling price under two strategies mentioned below. Assume that organization's tax rate is 40%. दो स्ट्रेटेजी है, यानी कि दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, बराबर, अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। पॉइंट नंबर ए, 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो तुम लोग को प्राइसिंग बताना है। कॉस्ट बोला तो कौन सा, फिक्स वेरिएबल या दोनों? टोटल कॉस्ट, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट है 150, ठीक है? इस पे अगर प्रॉफिट ऐड कर लिया तो अपने को प्राइस मिल जाएगा, तो 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट दे दिया है 150, कितना आ रहा है?
12.6। तेरा कितना है? 150 कॉस्ट। सिंपल है, फॉर्मेट रखते जाओ, उस पे बैलेंस फिगर तो तुमको मिल जाएगा। बताओ मैं कि तुम लोग कर रहे हो। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 50 प्लस 60, 110। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 40। ठीक है, टैक्स कितना है? सेल्स अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है 20%। तो क्वेश्चन याद है कि जो 20% है वो तो ना बिफोर टैक्स प्रॉफिट देगा कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट देगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये 150 का 20% 30,000, ये दोनों को आफ्टर टैक्स देगा। अब अगर ये 100 है तो ये 40, तो ये 60, 60 वो 30 है, तो 100 कितना? 75। तो 75 प्लस 40, 115 प्लस 110, 225। अब इसका पर रीड अगर निकालना है तो डिवाइड बाय, तो कितना आ रहा है? 75 नहीं आ रहा है? 50। तो 50 प्लस 40, 90, 90 प्लस 110, 2 लाख। 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 है कि 10 रुपीज पर यूनिट का प्राइस।
चलो आया ना समझ में। सेकेंड स्ट्रेटेजी बता रहे 6% प्रॉफिट ऑन लिस्ट प्राइस व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज 40%। 6% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज 40%। हमें मीनिंग बता दूंगा ना कि लिस्ट प्राइस क्या है वगैरह, तो तुम लोग यू आंसर निकालो। तो इसके लिए पहले तुम लोग बताओ लिस्ट प्राइस यानी क्या, कौन सा, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ओके, बिफोर, बिफोर। लिस्ट प्राइस यानी कि इसका दूसरा नाम है कैटलॉग प्राइस। ठीक है, कैटलॉग प्राइस बोलो या लिस्ट प्राइस बोलो, दोनों से है। तो अगर सपोज दोनों कोई रेस्टोरेंट में गए, मेनू कार्ड मांगा, तो वो दोनों का लिस्ट प्राइस। तो सपोज वहां पे कोई सब्जी है जो लिखा है 200 रुपया प्लेट। अब दोनों वहां पे काउंटर पे गए, उसको बोला कि मेरे घर पे फंक्शन है, 40-50 लोगों के लिए चाहिए, तो बताइए कितने में देगा। तो 200 रुपया प्लेट के हिसाब से नहीं देगा, क्योंकि वो टाइम पे तुरंत बल्क में खरीद लो। ठीक है, तो वो दोनों को उस पर डिस्काउंट करके देगा। हाँ, अगर तुमने रिटेल में खरीदे हो, वहां पे बैठ के एक प्लेट भाजी दिया, तो उस पर डिस्काउंट मांगोगे, कहाँ से देगा। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस यानी कि बिफोर डिस्काउंट, कैटलॉग प्राइस यानी बिफोर डिस्काउंट। इस पर डिस्काउंट माइनस करने के बाद बल्क वाले कस्टमर्स को सेल किया जाए। पॉइंट आया समझ में। तो फॉर्मेट कुछ ये टाइप से होगा, सबसे पहले लिस्ट प्राइस, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, कितना परसेंट है, 40। वो 40% है लिस्ट प्राइस पे आएगा। ठीक है, तो अपने को मिलेगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस, बराबर। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब वो प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 6% प्रॉफिट ऑन लिस्ट प्राइस। तो जितना भी लिस्ट प्राइस है ना, उसका 6% या प्रॉफिट है। तो तुम लोग ये नहीं बोल सकते जैसे पहले के समय हुआ कि 30,000 अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, रिवर्स वर्क करके आंसर निकाल, क्योंकि वो 30,000 रुपया बेस्ड ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे प्रॉफिट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, यहाँ पे वो परसेंटेज ऑफ सेल्स पे है, और सेल्स ही अपने को फाइंड करना है। तो अब ये कैसे क्रैक करोगे, अभी वो तुम लोग के ऊपर है। तुम लोग देखो, अभी मैंने तुम लोग को पूरा बैकग्राउंड बना के दे दिया, विक एक्विजिशन वाला पार्ट तुम लोग देखो। इसके ना दो वेज है, या तो तुम लोग इक्वेशन बना के एक्स एज्यूम करके आंसर निकाल सकते हो, या तो 100 वगैरह लेके आंसर निकाल सकते हो। दो मेथड से, तो जिसको जो कंफर्टेबल लगेगा वैसे फॉलो करना, मैं बताता हूँ क्या तुम लोग कर सकते हो। अभी देखो, एक ऑप्शन कि तुम लोग 100 लेके आंसर निकालो, तो क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस को 100 पकड़ेंगे, तो उसका 40%, 40 रुपए का डिस्काउंट, 60 रुपए का एक्चुअल सेल्स, 6 रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर। ठीक है, तो ये 40% है, ये 60% है, तो ये आएगा 100% 10। ठीक है, ये आएगा 10। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 का है। अब 2 लाख यूनिट के लिए वेरिएबल, 2 लाख नहीं, 20,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट वो तो गिवन है ना, और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 60 माइनस 10 यानी कि 50। ये दोनों का डिफरेंस, अभी वेरिएबल और फिक्स माइनस करना बाकी है ना,
ये 50 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, तो वो 50 है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 110, और फिक्स कॉस्ट कितना है, 40। ये रिप्रेजेंट करता है 50, बराबर। तो 100 कितना, समझ में आया, ये दोनों मिला के 50 है, ठीक है। तो 100 कितना, अपने को 100 का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो आएगा 3 लाख। अब ये नंबर्स को यहाँ पे रख के देखो, अगर ये 3 लाख लिया तो उसका 40%, एक 20, एक 80, ये वेरिएबल 150 का 150, तो 30, 150 नहीं 110, तो ये 70, फिक्स कॉस्ट 40, तो ये 30, उसका 40%, 12, तो ये आएगा 18। अब क्रॉस चेक करो, 3 लाख का 6% 18 होता है क्या, तो होता है, समझा। एक्स से ये इजी है, कुछ जगह पे एक्स इजी रहता है, कुछ जगह पे ये इजी रहता है। एक्स इजी इसलिए लगता है क्योंकि बचपन से मैथ्स पे अपने को एक्स का हैबिट डाला है, ठीक है। तो अभी अगर एक्स एज्यूम करके किया तो क्या होगा, ये एक्स, तो ये 0.4x, ये 0.6x, ठीक है, ये 0.06x, 1 का 6%, ठीक है। तो ये रिवर्स वर्क करके ये 0.04x, ये 0.1x, ठीक है। अभी ये अपने को पता है कि ये 110 है और ये 40 है, तब ये दोनों का इक्वेशन सेट करो, 0.6x माइनस 110 माइनस 40 should be equal to 0.1x, सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तभी इसको यहाँ पे लेके आए तो ये हो जाएगा 0.5x, ये दोनों वहां पे जाएंगे तो 150 पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 0.5, x इक्वल टू 3 लाख। मस्त ना। क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। Question number 5. A review made by top management of Sweet and Struggle Limited, which makes only one product, or the result for the first quarter for the year reveal the following. फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर बोला है, 3 महीने का है ये, ठीक है। सेल्स यूनिट 10,000 रुपए का लॉस होगा। फिक्स्ड असेट फॉर द ईयर का है 1,20,000 और एक क्वार्टर का है 30,000, 3 महीने का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 8 रुपये। The finance manager feels Perturbed suggests that the company should at least break even in the second quarter with drive for increased sales. Towards this, the company should introduce better packaging, which will increase the cost by 0.5 per unit. तो फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है एटलीस्ट ब्रेक इवन तो करो, लॉस पे तो मत बिजनेस चलाओ, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सेल्स को बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ ये अपने को फाइंड करना है। लास्ट टाइम देखो क्या बोला है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आना चाहिए वहाँ पे। एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आस्क यू एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट to evaluate the 3 proposals and calculate the additional sales volume that would be required in each case in order to help him to take the decision. तो हर केस में अपने को कितना सेल्स बढ़ाना पड़ेगा, क्वांटिटी कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछे, यानी कि ब्रेक इवन के लिए कितना यूनिट आएगा ये अपने को फाइंड करना है।
लेकिन ये केस में वो बोल रहे हैं कि पैकेजिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग वगैरह किया तो ऑटोमेटिकली कस्टमर बाय करने को रेडी होगा। तो 0.5 पर यूनिट का पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो किस में ऐड होगा, वेरिएबल या फिक्स? वेरिएबल में बढ़ेगा, तो वेरिएबल हो जाएगा 8.5। सेलिंग प्राइस को उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि क्या करना है, तो सेलिंग प्राइस सेम रखना पड़ेगा। वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो कितने वॉल्यूम पे ब्रेक इवन होगा ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एक तरफ फाइनेंस मैनेजर बोला, अभी आगे क्या बता रहे, द सेल्स मैनेजर इज अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर द सेकेंड क्वार्टर, एडिशनल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कैन बी इंक्रीज टू द एक्सटेंड ऑफ 5,000 एंड प्रॉफिट ऑफ 5,000 कैन बी aimed at during the period with increased sales। वो बोला कि 5,000 का एडवर्टाइजमेंट करो और 5,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए टारगेट करो। तो 5,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने को कितना सेल्स यूनिट चाहिए ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा 5,000 से और रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 5,000। फाइनेंस मैनेजर ने क्या बोला था, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 0 रखो, ब्रेक इवन, और वेरिएबल कॉस्ट 0.5 से बढ़ा। अभी आगे क्या बता रहे, द प्रोडक्शन मैनेजर feels otherwise to improve the demand the selling price per unit has to be reduced by 3%। as a result sales volume can be increased to attain the profit level of 4,000 for the quarter। तो ये बोल रहा है प्रोडक्शन मैनेजर कि सेलिंग प्राइस को 3% कम करो तो क्वांटिटी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा वो अपन फाइंड करेंगे ताकि प्रॉफिट 4,000 का मिले। तो ये तीनों केस पे सिर्फ अपने को क्वांटिटी निकालना है। अब उसके लिए पहला काम तो को ये करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग का सेलिंग प्राइस क्या है वो सब फाइंड करो। दोनों का एग्जिस्टिंग का दिया ना, यूनिट 10,000 है, लॉस 10,000 है, फिक्स कॉस्ट है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपया। तो एग्जिस्टिंग का सेल्स उससे सेलिंग प्राइस वो निकालो, और बाद में ये तीन केसेस में दोनों का आंसर निकालना है। यानी कि ऐसे करो कि एक टेबल ही बना दो, एक एग्जिस्टिंग, दूसरा फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, हर किसी में रुपीज और पर यूनिट, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और ऐसा करके टेबल बना के टेबल का डेटा फिल कर लो, दोनों का सम का आंसर आ जाए। ये एक्चुअली इंटर लेवल का सम हो जाता है। पहले एग्जिस्टिंग का फिल कर लो, वही तुम लोग को बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अभी के केस पे 10,000 का लॉस है, बराबर। और क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट आई थिंक दिया है 30, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 20। 10,000 यूनिट है, बराबर, तो 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन हुआ। और क्या दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 1,00,000, 10 इंटू 8 80,000, तो 20,000 का कंट्रीब्यूशन, ये फिट हो गए। अब वो लोग ने आगे के प्रपोजल्स के लिए क्या बोला है, पहला फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट को 0.5 से बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0.5 यानी कि 8.5। सेलिंग प्राइस के बारे में नहीं बोला, तो वो सेम रखो, तो ये हो जाएगा 1.5। वो क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाओ, यानी कि प्रॉफिट 0, ये गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट 0 ये गिवन है, ये अपन सेम पकड़ रहे हैं। ठीक है, यही सेम यहाँ पे जा रहा है। अभी अपने को रिवर्स वर्क करना है, 30,000 सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा 30। अब 30,000 डिवाइड बाय 1.5, तो यूनिट मिल जाएगा।
30,000 डिवाइड बाय 1.5, 20,000। अब टेबल कंप्लीट कर लो। 20,000 इंटू 10, 2 लाख। 20,000 इंटू 8.5, 170। तो यहाँ पे यूनिट्स आएगा 20,000। अपने को ये दो दिया था, समझ में आया? क्या क्या चीज नहीं बोला तो सेम रहता है। सेलिंग प्राइस का पर यूनिट सेम रहता है, वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है, अगर चेंज हुआ तो सब बताएगा, बाकी वो सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट सेम रहेगा, तो तीन सेम रहेगा। सेलिंग प्राइस का पर यूनिट, वेरिएबल का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल अमाउंट। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, सेल्स मैनेजर के फिक्स कॉस्ट को बढ़ाओ 5,000 से, प्रॉफिट 5,000 का अर्न करो। यानी कि ये 5,000 सब में गिवन है। फिक्स कॉस्ट बोल रहा है 30 + 5 हो जाएगा, यानी कि 35। ये दो गिवन है, बाकी का सब अपन एज्यूम करेंगे। कुछ नहीं बोला तो सेलिंग प्राइस सेम, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम। अभी 0.5 ऐड नहीं करने का, वो किससे बोला था? फाइनेंस वाले ने, इससे नहीं बोला है। तो ये ₹2 सेम। अभी रिवर्स वर्क 40, और 40 डिवाइड बाय 2, 20,000 यूनिट आएगा। ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 160। आया समझ में? चलो अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि 3% का डिस्काउंट दे दो प्राइस में और 4,000 का प्रॉफिट अर्न करो। प्रॉफिट 4,000 का और सेलिंग प्राइस में 3% का डिस्काउंट, तो 10 - 3%, 9.7। बाकी का सब नंबर सेम एज्यूम करेंगे, 8, तो ये हो जाएगा 1.7। फिक्स कॉस्ट 30 का 30। अभी रिवर्स वर्क 34, 34 डिवाइड बाय 1.7, 20, 20 इंटू 9.7, 194 -160, तो ये हो गया 34। समझा?